नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ। आपके साथ मैं आकांक्षा और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर अक्सर हर एक इंसान बहुत इच्छुक रहता है। आज जो हम विषय पर बात करेंगे वो है ज्योतिष से जुड़ा हुआ विषय, क्योंकि आने वाले वक्त में आप ये जानना जरूर चाहते हैं कि भारत किस तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, भारत का भविष्य किस तरह का है, आपका अपना भविष्य किस तरह का है। ये सारे ऐसे सवाल हैं। आपकी कुंडली क्या कह रही है, कैसे आप अपनी कुंडली में राजयोग है या फिर नहीं, या फिर आपका भविष्य क्या कहता है आपकी कुंडली के अनुसार, ये सब कुछ आप कैसे समझ सकते हैं, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं हमारे साथ, उनका परिचय आपको सबसे पहले करा देती हूँ। आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर आर.एच. सोनी सर। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे दर्शकों को भी बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपका ये जो सफ़र शुरू हुआ, कब और कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और अभी तक कैसा सफ़र रहा है ये? हमारा सफ़र 42 सालों का है इस क्षेत्र में। एक्चुअल में हमारे पूर्वज रत्नों के व्यापार से संबंध रखा करते थे और मैंने भी वही काम चालू किया था। लेकिन चूंकि रत्न लोग ऐसे लेकर के नहीं पहनते, रत्न तो पहनते हैं लोग पूछ करके कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए। और मैंने जब कुछ लोगों को रत्न दिए थे तो उनके भाग्य में बदलाव आया। बदलाव आने के बाद मेरा इंटरेस्ट ये बढ़ता चला गया कि क्यों इस रत्न में आखिर क्या खासियत होती है कि इसके धारण करने के बाद लोगों के भाग्य में बदलाव आता है और लोग खुशी खुशी हमसे मिलने आते हैं कि इन्हें भी कोई रत्न दीजिए, इन्हें भी दीजिए। ठीक है, 99% लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और रत्न पर मैं उतना भरोसा करता हूँ जितना मैं अपनी ज़िंदगी पर भरोसा करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, जैसे अभी तक आपका ये पूरा सफ़र रहा, बहुत सारी कुंडली का आपने अध्ययन किया, क्या कभी ऐसा कोई मौका आया जब आपको इस विद्या पर विश्वास और ज़्यादा गहरा गया? टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा लोगों को, कि बड़ा ही गरीब आदमी जिसे लोग बड़े ही कमज़ोर दृष्टि से देखते थे, मतलब उसको हल्केपन से लेते थे कि आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो ज़िंदगी में जब चमका हुआ सितारा बना अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने ज़िले का कोई भी व्यक्ति, तो उसके बारे में मैंने अध्ययन जब किया तो ये मुझे पता चला कि कोई न कोई ऐसी विद्या ज़रूर है जिसको ग्रहण करके या जिसके अधीन आकर के व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, और लोग लाते हैं। और मैं बताऊं कि इसमें हमने कई आश्चर्यजनक बातें देखी हैं। कभी कभी लोगों की कुंडली में, देखिए कुंडली जो होती है आदमी के जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। आदमी के जीवन का ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि उसके जन्म कुंडली के 12 घर जो होते हैं, 12 खाने होते हैं, उन 12 खानों में उसकी ज़िंदगी लिखी हुई होती है। और उसी के आधार पर जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है, ब्रह्मांड के क्षितिज पर कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र उस समय कहाँ स्थित हैं, वही जन्म कुंडली के उन घरों में पाए जाते हैं। और वही ग्रह देख करके हम लोग ये बताते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है और बीता हुआ कल क्या रहा होगा। इससे हमें पता चलता है कि अगर व्यक्ति अपनी सचमुच कुंडली दिखाता है और उसका टाइमिंग सही है। कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मेरी माँ कहती है कि 4 बजे वाली सुबह वाली जब बस आती थी गांव में तब तुम पैदा हुए थे। अब वो 4 बजे वाली बस 4:15 बजे आई थी कि 3:45 बजे कि 4:30 बजे, पता नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली के विवरण में एक एक मिनट का भी हिसाब जरूरी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और वो एक चक्कर लगभग 25 लाख किलोमीटर का होता है। तो 25 लाख किलोमीटर 24 घंटे में, तो 1,04,000 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 मिनट में 1800 किलोमीटर घूमती है पृथ्वी। अब 1800 किलोमीटर 1 मिनट में घूमती है, तो लोग कहते हैं कि 4:15 4:30 बजे के या 4 बजे के आसपास जन्म हुआ था। तो अगर 10 मिनट भी इधर या 10 मिनट उधर, 4 बजे किसी का जन्म हुआ, 3:50 पे हुआ कि 4:10 पे हुआ, ये पता नहीं। अगर 10 मिनट इधर हुआ या 10 मिनट उधर, तो 1800 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से अगर
देखा जाए तो 18,000 किलोमीटर पृथ्वी आगे बढ़ चुकी है, 18,000 किलोमीटर पीछे चल रह चुकी है, तब जन्म हुआ। तो इसमें बताना ज्योतिषी के लिए कठिन हो जाता है। एक्यूरेट समय अंदाज़ा तो मिल जाता है कि भविष्य क्या है और कब घटना घटेगी। अगर 2-5 महीने बाद घटना घट चुकी है तो समझ लीजिए हमारा जन्म पहले का है, और घटना बाद में घटी है तो जन्म बाद का है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये कहा जा रहा है कि सितंबर 2025 से मंगल की महादशा शुरू हुई है भारत की कुंडली में, तो अभी अगले 7 साल किस तरह के आपको अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं? मंगल सैन्य का कारक है, युद्ध का कारक है और शक्ति का कारक है। मंगल सेनापति है ग्रहों का। भारत के लिए वह ऐसा भविष्य बनाने जा रहा है मंगल, जिसमें भारत एक नई छवि के साथ उभरेगा और भारत विश्व में अपने आध्यात्म के तौर पर, अपने शक्ति सैन्य के बल पर और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर अपना एक अलग स्थान स्थापित करेगा। और भारत के बारे में मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 5 से 7 सालों में भारत दुनिया में निखर करके अपना एक अलग छवि बनाएगा। लेकिन जैसे 2047 का हम जिक्र करते हैं बार बार, और अभी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि 2047 तक भारत सुपर पावर बन जाएगा, तो क्या ऐसा सच में भारत की कुंडली में आपको नजर आता है, या फिर एक तरीके से राजनीतिक नारा ही बनकर रह जाएगा? देखिए, राजनीतिक नारा नहीं है। अब अमृत काल, मान लीजिए 2047 तक भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गुरु और शनि का संयोग भारत को विश्व गुरु बनाएगा, क्योंकि भारत आध्यात्मिक देश है और धर्म पर चलने वाला देश है। भारत किसी को आंखें नहीं दिखाता और किसी से आंखें चुराता भी नहीं। तो भारत सीधी बात करने वाला आदमी है, टिट फॉर टैट, जो जैसे को तैसा। इस तरह से अध्यात्म में हमारे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से डर हो तो समझौता नहीं करना चाहिए, और समझौता कर रहे हैं तो डरना नहीं चाहिए। और भारत उसी दिशा में अग्रसर हो रहा है। इसलिए भारत अपने आध्यात्मिक गुणों के आधार पर और धार्मिक बल के आधार पर, सैन्य बल के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, अपनी नैतिकता के आधार पर विश्व गुरु बनेगा, बनेगा और बनेगा। लेकिन एक बात बताइए, अभी चाहे हम भारत चीन की बात करें, भारत पाकिस्तान की बात करें, या भारत अफगानिस्तान के रिलेशंस की बात करें, तो अभी हलचल तीनों ही मोर्चों पर इस वक्त काफ़ी तेज़ नज़र आती है। लेकिन अब अगर इन्हीं परिस्थितियों को देखा जाए तो भारत की कुंडली क्या कह रही है? इन सीमाई परिस्थितियों पर क्या संकेत देते हुए नजर आ रही है? भारत को सतर्क रहना होगा, पाकिस्तान से भी सतर्क रहना होगा, चीन से भी सतर्क रहना होगा, और भारत को हमेशा ध्यान ये देना होगा कि हमारे पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है और मौके का फ़ायदा कौन उठाने जा रहा है। यदि सतर्क रहा भारत तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अभी जैसे ये कहा जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, क्या दुनिया आपको सच विश्व में युद्ध लगता की है? तरफ आगे बढ़ रही है, नो डाउट, लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। लोग कह रहे हैं भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध हो रहा है, इजराइल अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। लेकिन इस बीच भारत के द्वारा ही एक भूमिका ऐसी निभाई जाएगी जहां भारत सभी लोगों के बीच मध्यस्थता करके अपने नैतिकता के बल पर, अपनी कूटनीति के बल पर भारत सभी प्रकार के युद्धों को शमन कराएगा। हालांकि इसमें उसको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, भारत के ऊपर भी आक्रमण की संभावना बन रही, लेकिन उसके बावजूद भी भारत लोगों के बीच खड़ा रह करके अपनी स्थिति को दर्शाएगा और शांत कराएगा युद्ध। जब 2047 की बात करते हैं तो 2047, देखिए भारत अपने 100 साल पूरे करने जा रहे हैं आज़ादी के। आपको क्या लगता है अभी जब उस वक्त में हम होंगे तो भारत की कुंडली क्या कह रही होगी? जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो क्या सच में वैसा होता हुआ नजर आ रहा है क्या? भारत सच में विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आप पिछले जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब की स्थिति और आज की स्थिति देख लीजिए। भारत बहुत कुछ अपने आप में डेवलप कर लिया है। भारत एआई के फील्ड में, भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और भारत चौथी अर्थव्यवस्था अभी तक बन चुका है। और हमारे जो लोग हैं, हमारे नेता हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं,
भारत को 2037 तक के प्लान ऐसा कर चुके हैं कि हम आने वाली जनरेशन, हमारी युवा पीढ़ी अगर उसको फॉलो करती रही तो भारत को विश्वगुरु बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, अगले 20 से 25 साल अगर हम देखते हैं तो भारत आपको किन परिस्थितियों में नजर आता है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, या फिर अभी हम इतनी नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भारत की सत्ता की बात हो, समाज की बात हो, आपको क्या संकेत नजर आते हैं अगले 20 से 25 सालों में? भारत का जो समाज था पहले की अपेक्षा अब के समय में भारत का समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। उसके अंदर वो ख्याल आ चुके हैं कि अगर हम अपने देश की स्थिति को मजबूत करेंगे तो हम लोग मजबूत होंगे। इसलिए भारत के युवा पीढ़ी, भारत के जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी अपने बच्चों को ये समझा रहे हैं कि हम अपने देश को सुदृढ़ करें, मजबूत करें। उसके पहले कि हम अपने आप को मजबूत करें, फिर हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा, हमारा ज़िला और हमारा प्रदेश मजबूत होगा। इस तरह से एक एक करके मजबूत होते समय हमारा देश मजबूत होगा। इस आधार पर भारत अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। अभी 2026 का ये जो पूरा साल अभी बचा हुआ है आगे का, क्या कह रहा है ये साल उनके लिए? भारत के प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात की जाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो उनकी कुंडली में कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत के राजनीति में अगर किसी भी व्यक्ति को, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लग रहा हो कि उसके जीवन में कहीं न कहीं कोई रुकावट महसूस हो रही हो, तो उसे अध्यात्म का सहारा लेकर, जिस प्रकार से पहले राजा महाराजा अपने युद्ध को जीतने के लिए, अपने राज्य पर शासन करने के लिए राजसूय यज्ञ कराते थे, जया विजया का यज्ञ कराते थे, शक्ति साधना करवाते थे, उस तरह की शक्ति साधना करवा करके फिर से आई हुई अड़चन को दूर करके आगे बढ़ा जा सकता है। कोई बात नहीं। प्रॉब्लम देखिए, जिंदगी में राजा अगर कोई है तो वो कभी सुकून से सो नहीं पाता। कहने के लिए हम राजा हैं, जिसको राजयोग होता है ना, उसके पीछे तमाम लोग पड़े होते हैं उसके राजयोग को गिराने के लिए। उन राजयोगों को गिराने वाले लोगों के लिए एक पूजा आयोजित करके, शक्ति साधना की पूजा होती है जिसे मैं जानता हूँ, उसे शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए, और शत्रुओं का विनाश तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हमें किसी का विनाश नहीं करना है, वह हमारे ऊपर उनके आरोप प्रत्यारोप न लगें, उनके द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है वो हमारे ऊपर न लागू हो, इसलिए वो साधना करके अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये चाहिए, हालांकि उन्हें समझाने की कोई बात नहीं, वो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, वो देश चला रहे हैं, दुनिया के जाने माने व्यक्ति हैं, उन्हें समझाने की जरूरत। लेकिन मैं एक छोटा व्यक्ति होने के कारण, लेकिन ज्योतिषी हूँ, हम अपने देश के राजा के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें बताएं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटना घटने से पहले आप अपने को सतर्क करें और आप आध्यात्मिक रूप से अपने को मजबूत बनाएं और अपनी प्रतिभा को, अपनी जो ऊर्जा है उसको जैसे आज तक रखे हैं आप वैसे बरकरार रखें, ताकि आने वाले समय में शत्रु आपका बाल भी बांका ना कर पाएँ और आपका दुनिया में नाम हो और अपने देश को आप उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा सकें। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने जिक्र किया कई बड़ी बातों का, लेकिन आम इंसान की मैं आपसे बात करती हूँ जी। आज आपको क्या लगता है आम इंसान सबसे ज़्यादा किस बात से परेशान है? पैसा, नौकरी, शादी, या फिर अपने मन की अशांति की वजह से इंसान परेशान है? देखिए, आम इंसान में परेशानियों के कई कारण हैं। पहली बात तो सबसे जो ज़्यादा परेशानी है वो व्यक्ति को आर्थिक परेशानी होती है, और आर्थिक परेशानी है तो मानसिक परेशानी होती है, मानसिक है तो उसे शारीरिक परेशानी होती है, और मानसिक शारीरिक हो गया तो पारिवारिक परेशानी होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा उसको चाहिए कि वो आर्थिक परेशानी को दूर करने की तरफ बढ़े, और आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर वो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी सही नहीं चल रही है, उसे चाहिए कि वह अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए। विश्लेषण करवाने के बाद उसमें अपने ग्रहों की स्थिति, क्योंकि क्या है, ग्रह राज्य प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्य देते हैं, ग्रह राज्य हरन्ति च, ग्रह राज्य हर लेते हैं, ग्रह ही व्याप्तम सर्व त्रैलोक्यम सचराचरम, पूरे इस त्रैलोक में ग्रहों की सत्ता व्याप्त है।
इसलिए ग्रहों के अधीन ही हमारा जीवन चलता है और ग्रहों के आधार पर अपने जीवन को बनाकर पहली बात है कि उन्हें अर्थ प्राप्ति करनी चाहिए, उसके लिए अलग ग्रह की पूजा होती है। फिर मन की शांति के लिए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कुछ साल पहले कोई व्यक्ति आए थे, करोड़ों रुपया उनको भाड़ा आता है, इस बात से उनको टेंशन है कि हर महीने 1 करोड़ आ रहा है। अब वो खर्च कहाँ करें? बोलते हैं अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं तो लोग मांगते हैं पैसा, उधार दे दो तो मिलने नहीं आते हैं और पैसा बढ़ता जा रहा है, हम क्या करें मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी एक मानसिक परेशानी है, सोच लीजिए। मेरा कहने का मतलब मानसिक शांति, अरबपति व्यक्ति है, खरबपति व्यक्ति है जिसके पास अनाप शनाप पैसे हैं, मतलब उनको भी मन की शांति नहीं है। अगर मन की शांति चाहिए तो मन की शांति के प्रयोग हैं, हाँ मन की शांति के प्रयोग हैं। और मन शांत हुआ आपका तो आपका परिवार अच्छा चलेगा, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आप सुकून से जिएंगे। तो सबसे पहली बात है कि जन्म कुंडली जिसकी न हो वो अपनी हस्तरेखा के आधार पर या अपने जीवन में बीती हुई घटनाओं के आधार पर अपना विवरण दे करके वो मुझसे सलाह ले सकता है। मैं सलाह दे सकता हूं कि उसके जीवन में किस तरह की परेशानी आई है, तो क्यों आई होगी। जैसे बार बार सर में चोट लग रही है तो इसका मतलब आदमी का मंगल खराब है, तो उससे तो पता चल जाता है ना। आदमी का अचानक नुकसान हो गया तो किस कारण हुआ? उसका कारण राहु होता है। अगर आदमी की आध्यात्मिकता से मन हट गया तो गुरु खराब हो गया। तो इस तरह से पूरी कुंडली की विवेचना करके उसके जीवन के अनेक तकलीफ़ों को दूर किया जा सकता है। और जो आम आदमी आपने बोला कि परेशान है, तो इसी कारण से परेशान है कि वो खुद को समझ नहीं पा रहा है और उसकी जन्म कुंडली उसे समझाने का काम करती है कि आप इस दिशा में चलो और ऐसे रहो। काल सर्प दोष जी, या फिर मांगलिक दोष या फिर साढ़े साती, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों से इनके बारे में बात करें तो लोग पहले ही डर जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या सच में इनका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है या फिर लोगों को बढ़ा चढ़ाकर ये चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं? एक्चुअल में इनका प्रभाव होता है, लेकिन डराया नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अगर काल सर्प योग दोष है तो काल सर्प योग दोष की शांति करवाया जाए। काल सर्प योग दोष के मतलब 4 महत्वपूर्ण लक्षण बता देता हूँ। पहली बात है कि किसी के घर बच्चा पैदा होता है देर से और वो बच्चा पैदा हुआ तो भी वो मन के मुताबिक उसके जैसे बच्चा पैदा नहीं हुआ या वो बच्चा बड़ा होकर के आवारा हो जाता है। अगर काल सर्प वाले माता पिता हैं तो अगर बच्चे को काल सर्प है तो वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं करता, या वो बड़ा होकर के करियर बनाना चाहता है तो एक तो पढ़ाई में असफल रहता है, फिर करियर में असफल होता है, व्यापार करता है तो उसमें बार बार असफल होता है। लेकिन काल सर्प योग कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है अगर उसकी दशाओं में उसमें ग्रहों की स्थिति उस तरह की हो जाए, जैसे राहु और केतु दोनों एक सीध में हो और एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं तो उसे काल सर्प योग दोष कहते हैं। उसमें राहु अगर अच्छे घर में बैठा हो, अपने उच्च के घर में बैठा हो, कन्या राशि में दशम में बैठा हो, मिथुन राशि में दशम में बैठा हो, तो ऐसे समय में तो आदमी को काल सर्प योग की दशा भी राजा बना देती है, राहु की दशा भी राजा बना देती है, लेकिन फिर वह उसको गिराती है। जैसे हर्षद मेहता एक उदाहरण रहा, उनकी कुंडली में राजयोग था लेकिन काल सर्प योग भी था, वो राजा बने और धीरे धीरे उनका अचानक पतन हुआ। तो काल सर्प योग होता है, डरावना होता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए, उसकी शांति करके उसका उपाय है। किसी भी बीमारी, देखिए मैं आपको बताऊं, दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मांगलिक दोष की बात है तो पहले घर में, चौथे घर, 7वें, 8वें और 12वें घर में जन्म कुंडली में अगर मंगल होता है तो उसे मांगलिक कुंडली कही जाती है। मांगलिक कुंडली होने का मतलब ये नहीं है कि मांगलिक खराब होता है। मांगलिक व्यक्ति जो है बड़ा ऊर्जावान होता है। क्या होता है? हाँ, मंगल आदमी को ऊर्जा से भर देता है। चतुर्थ में मंगल है तो वो ऊर्जा से भर देता है परिवार वालों के लिए। सप्तम में मंगल है तो बिजनेस करेगा या लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ऊर्जा दिखाएगा। अष्टम मंगल है तो कुछ ऐसी खोज करता रहेगा, रिसर्च का घर है वो, कुछ ऐसी खोज करता रहेगा। तो लोग क्या कहते हैं कि बहुत जिद्दी है आदमी। अच्छा, इन लोगों के लिए तो ये भी कहा जाता है कि इनको फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्रोध, देखिए मांगलिक व्यक्ति क्रोधित नहीं होता,
संकल्प दृढ़ होता है। वो क्या होता है? मांगलिक लोग कहते हैं कि मंगल है, इसको तो बहुत क्रोधी व्यक्ति नहीं, संकल्प दृढ़ व्यक्ति होता है, उसके अंदर मंगल उसको संकल्प की शक्ति दिलाता है कि तुम ये काम करके रहो। और लोग सोचते हैं कि यह गलत काम कर रहा है, ये जिद में कर रहा है। मैं कहता हूँ कि मांगलिक व्यक्ति बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, मंगल अगर खराब ग्रह के साथ बैठा है, नीच राशि में है या क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, तो उसकी एक बार शांति करवा लें, और नहीं तो मंगल के मंत्र का खुद जप करें, मंगल के यंत्र का जप करें। फिर उस समय आपको मंगल के दशा को शांत करने के लिए, मंगल अगर उग्र स्वभाव आपके अंदर ला रहा है और आप देख रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप जाकर के हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें या घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मंगल की शांति होती है और वो अपना जीवन अच्छे से बिताता है। लेकिन मांगलिक व्यक्ति बुरा नहीं होता, मंगल बुरा नहीं होता। मांगलिक व्यक्ति की शादी के लिए लोग कहते हैं मंगल के साथ होनी चाहिए, मांगलिक लड़की के साथ होनी चाहिए, मांगलिक लड़की है तो मांगलिक व्यक्ति के साथ होना चाहिए। नहीं, मांगलिक व्यक्ति है तो उसका शनि, सामने वाले का शनि स्ट्रांग है, राहु स्ट्रांग है, रवि स्ट्रांग है, तो उनके साथ शादी हो जानी चाहिए। और रही शनि की बात, आपने कही कि शनि की 7.5 आदमी को डरा देते हैं लोग, कि शनि की 7.5 में आदमी डर जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ग्रह कोई भी खराब नहीं होते। ग्रह इस बात की सूचना देते हैं कि आपका समय कैसा आने वाला है। तो भगवान शनि देव आपकी जन्म कुंडली में अगर आ रहे हैं, शनि की 7.5 आ रही या शनि की महादशा आ रही, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और शनि कहाँ बैठा है, उसकी दृष्टि किसके ऊपर है। फिर उस प्रकार से आपको उपाय करना चाहिए, आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आगे बढ़ना चाहिए। शनि की महादशा या शनि की 7.5 घातक नहीं होती अगर उसके साथ उपाय किया जाए तो, लेकिन यह भी किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलकर। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कहा जाता है कि कुंडली में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, तो क्या इंसान को फिर इंतज़ार करना चाहिए कि अभी जब मेरा वक्त आएगा तो तब मेरे साथ अच्छा होगा, तब मेरी किस्मत बदलेगी, या फिर वो बदला जा सकता है उससे पहले भी अगर कुछ उपाय किए जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर आदमी की जन्म कुंडली में लिखा हुआ है कि उसको राजा बनना है, तो उसको राजा बनने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसको राजयोग खींच करके लाने के लिए समय से पहले, कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन ज्योतिष ये ईश्वरीय विषय है, मैं आपको बता दूं, ईश्वरीय विषय है। और ईश्वर उस व्यक्ति को, अगर व्यक्ति प्रार्थना करे तो जिसने विधि को लिखा है उससे प्रार्थना करके अपने भाग्य को लाया जा सकता है, भाग्य को बनाया जा सकता है। और भाग्य को बनाने के लिए हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रकार की विधियां दी गई हैं, जिससे आपको मैं बताऊं भाग्य बनाने की बात। जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात आपने सुनी होगी। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजा बनाया और उनके जीवन काल पर्यंत तक उनको राजा बनने रहने दिया, क्योंकि चाणक्य उनके बारे में जानते थे और उनकी जन्म कुंडली को देख करके उनके मंत्री बने। मंत्री बनकर के उन्होंने उनका साथ दिया। इसीलिए तो पहले के ज़माने में राजा महाराजा अपने पास एक राज ज्योतिषी रखते थे, विद्वान रखते थे, कि सही समय पर उन्हें ग्रहों की स्थिति देख करके पता चल सके कि कब किस राज्य पर चढ़ाई करनी है, कब हमें फसल बोना चाहिए और कब हमें राज्य में क्या नियम लागू करना चाहिए। ये सारी बातें वो ज्योतिष के अनुसार करते थे। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कई बार होता है कि इंसान की कुंडली में ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, बार बार काम में रुकावट आ रही है, तो ऐसे में क्या कुछ इस तरह के उपाय भी होते हैं कि इनके प्रभाव को हम कम किया जा सकता है क्या, इनके प्रभाव को? अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, वो ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम में बार बार रुकावट आती है, तो इसमें हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपाय दिए गए हैं। जैसे यंत्र, मंत्र, तंत्र, रत्न, दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, होम हवन, जप तप और रुद्राक्ष, ये सारी चीज़ें समय समय पर। वनस्पतिक उपाय है, गरीब आदमी है तो उसे वनस्पति तंत्र पर सामान दी जाती है उसको उपाय के लिए। अगर थोड़ा सा अमीर व्यक्ति है तो उसे रत्न धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, यंत्रों की पूजा करनी चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, होम हवन करना चाहिए। ये सारी विधियां जो हमारे शास्त्रों में दी गई हैं, ये व्यक्ति के जीवन के फायदे के लिए हैं।
अच्छा, अब आपके एक फेवरेट टॉपिक है आपका जो कि रत्नों से जुड़ा हुआ है, और आजकल हम ऑनलाइन देखते हैं कि जेम स्टोन्स को लेकर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां से आप उन्हें खरीद लीजिए। लोग स्पिरिचुअल रेमेडीज़ बहुत इजीली बेच रहे हैं। तो मेरा आपसे अभी सवाल ये है कि अगर कुछ लोग वाकई रत्न खरीदना चाहते हैं तो क्या एक जेन्युइन ज्योतिष से उनको लेना चाहिए या फिर मार्केट में जाकर भी वो खरीद सकते हैं? क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, ज्योतिषी भी रत्न बेच रहे हैं। जैसे मेरा खुद का भी व्यवसाय ज्योतिष का है, लेकिन मेरा बेटा जेमोलॉजिस्ट है, इसलिए हमने उसको पढ़ाया। उसके पास 19 डिग्रियां हैं जेम्स की। इसलिए पढ़ाया कि किसी भी व्यक्ति को रत्न दिया जाए तो उसके पीछे एक रहस्य जो छिपा रहता है कि रत्न सही है कि नहीं है। तो मेरा बेटा अगर जेमोलॉजिस्ट है तो हम उसको सर्टिफाइड रत्न देते हैं, हम उससे जांच करवाते हैं। और रत्न में हमारी विशेषता ये रही है कि किसी भी व्यक्ति को रत्न असली दिया जाए और उसको समझा के दिया जाए। सस्ता हो तो असली दिया जाए, महंगा हो तो। लेकिन रही ज्वेलर्स की बात, तो ज्वेलर्स से खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनवाने में दिक्कत ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने कष्ट को दूर करने के लिए रत्न किसी ज्वेलर्स के पास बनवाता है तो उसे ये पता नहीं होता कि ज्वेलर्स का कारीगर, ज्वेलर्स का जो मालिक है वो खुद तो बनाता नहीं, वो कारीगर को दे देता है। तो कारीगर जब बनाता है रत्न तो वह उसके नक्षत्र में बनाता है कि नहीं बनाता ये किसी को पता नहीं है। इसलिए हमने जो विचार किया है, हमारी जो अवधारणा है, हमारी जो विशेषता है कि हमारे पास जो रत्न बनाए जाते हैं, हमारा अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, खुद का कारखाना है। हम अपने कारीगर से बनवाते हैं और उसके नक्षत्र में बनवाते हैं। उसके नक्षत्र में ही हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और हम उन लोगों को धारण करवाते हैं जिन्होंने हमारे पास से रत्न बनाया। क्योंकि अगर शनि का रत्न नीलम है, नीलम को मंगल के नक्षत्र में बना दिया जाए तब तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। आपने सुना होगा कि रत्न पहन लिया और उसके बाद उसका भाग्य खराब हो गया, उसका काम बिगड़ गया। काम इसीलिए बिगड़ता है कि रत्न अपना प्रभाव तब देते हैं कि जैसे आप एक एंकर हैं चैनल में और आपको किसी कोने में बिठा दिया जाए तो अपना प्रभाव दिखाएंगे क्या आप? तो आपको आपकी जगह पर आपके आदर के साथ हमें बिठाना होगा। अगर हम किसी को अपना भाग्य बदलने के लिए ला रहे हैं, किसी गुरु को हम अपने घर ला रहे हैं, तो उसको हमने क्या दिया है, कैसे इज्जत दी है, कैसे बैठाया। अब जैसे पुखराज है, उसको सोने में पहनना चाहिए और लोग चांदी में पहना दें, यानी ये नुकसान भी पहुंचा देता है, गलत धातुएं, देखिए धातुएं नुकसान पहुंचाती हैं, उनका दिन नुकसान पहुंचाता है, कितना अच्छा आदमी का वजन कितना है, उसकी उम्र क्या है, तो वजन के हिसाब से रत्न पहनाया जाता है। हाँ, वो रत्ती के उसकी रत्ती के हिसाब से कि अगर, और उसमें भी ये है कि अगर वो आदमी 70 किलो का है तो कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि जो 7 कैरेट के पहनने चाहिए, कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि जो 10.5 कैरेट का पहनना चाहिए, 1.5 गुना। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो 2 गुना के पहनने चाहिए। और रत्नों की जो खासियत होती है वो बहुत अच्छी होती है। मैं रत्न के बारे में बहुत विशेष करके अध्ययन करता रहता हूँ। रत्न अनेकों प्रकार के रोगों को दूर करने में काम आता है। औषधियाँ अगर काम नहीं करती हैं तो रत्न धारण कराया जाए तो औषधियाँ धीरे धीरे उसको काम करने लगती हैं। तो रत्न का जो प्रभाव है वह व्यक्ति की ज़िंदगी को बचाने के लिए भी काम आता है। आपने सुना होगा आयुर्वेद में कि रत्नों के भस्म दिए जाते हैं। तो रत्न तो कोई आम बात नहीं कि भस्म देना, स्वर्ण भस्म दिए जाते हैं, लौह भस्म दिए जाते हैं, ताम्र भस्म, पुखराज के भस्म दिए जाते हैं, नीलम के भस्म दिए जाते हैं, मंगल का भस्म, मूंगे का भस्म दिया जाता है। तो रत्न शरीर के अंदर जाकर के अगर हमारे शरीर में परिवर्तन लाता है तो रत्न शरीर के ऊपर अगर है तो ये परिवर्तन लाएगा ही लाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा इससे पहले कि आपने किसी को रत्न पहनाए हैं या सजेस्ट किया और उसकी ज़िंदगी बदल गई? हजारों किस्से हैं ऐसे। दूसरों पर तो देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले सकता कि हर आदमी अपने नाम को लेकर के डरता है, अपनी इज्जत को लेकर के डरता है। हमारे यहाँ सास भी आती है और बहू भी आती है, हाँ, तो हमें सबको बचाना पड़ता है। तो ऐसे 1000 से ज़्यादा लोग हमारे पास हैं जिन्होंने रत्न लिए हैं और उनकी ज़िंदगी बदली है। ये मुझे तब पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी बदली है जब वो किसी अपने मित्र को भेजते हैं कि जाइए सोनी साहब के पास से रत्न लीजिए और वो रत्न आपको जो देंगे वो विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके उसके नक्षत्र में बनवा करके देंगे।
तो भाग्य बदलने की बात यह है कि रत्नों से भाग्य बदला जाता है, क्योंकि रत्न पतन को रोकता है। और मैं देखिए ये रत्न धारण किया हूँ, ये रत्न है एलेक्जेंड्राइट। मैं इसकी बात कर दूँ आपसे, मुझे एलेक्जेंड्राइट रत्न पर इतना भरोसा है कि शास्त्रों में इसको तिलस्मी दुनिया का सबसे चमत्कारी रत्न कहा गया है। तिलस्मी दुनिया मतलब जादूगरी की दुनिया का। हालांकि ये अंधविश्वास कहते हैं लोग, लेकिन मैं इसे अंधविश्वास नहीं मानता, क्योंकि जब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप सुबह नियम से उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, घर आते हैं, फिर सब कुछ अच्छा करने के बाद अगर आपका वक्त खराब चल रहा है, जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति ठीक है, ऐसे समय में 24 घंटे में शास्त्र ये कहता है कि एलेक्जेंड्राइट रत्न पहनने वाले व्यक्ति का 24 घंटे में भाग्य बदलने लगता है। और ये मैंने पहना, मैं तो 28 कैरेट का पहनता हूँ। ये महंगा आता है रत्न, इसलिए अनेक ज्योतिषी इसको बताते नहीं, क्योंकि कस्टमर है, वो नहीं पहन पाएगा, वो अपने दुख को दूर करेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि जिसे अरबों रुपया कमाना है, जिसे 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपया कमाना है, वो क्या 10, 20, 50 लाख का रत्न नहीं पहन सकता? अपने लिए प्रयास कर सकता है। अगर आप अच्छा चाहते हो अपने को बनाना, तो उसके लिए आपको मेहनत करने के अलावा आपको, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप घर के परिवार के लिए पैसा कमाते हो, अपने लिए गाड़ी खरीदते हो, मकान बनाते हो, दोस्तों पे खर्च करते हो, अपने लिए आप क्या खर्च करते हो? अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप बड़े आदमी हैं, तो अगर आप एक ऊंचाई पा चुके हैं, तो उस ऊंचाई को बरकरार रखने के लिए और उस ऊंचाई से और ऊपर बढ़ने के लिए आपको एलेक्जेंड्राइट रत्न धारण करना चाहिए, ताकि आपके परिवार पर या आप पर किसी की बुरी दृष्टि न पड़े। आपका बिजनेस, व्यापार या आपकी नौकरी अगर एक ऊंचाई पर है, तो वो वहाँ से नीचे की तरफ न खिसके, या आपके खिलाफ तिलस्मी दुनिया का, हमने कहा जादूगरी की दुनिया का, किसी की बुरी दृष्टि आप पर न लगे और शत्रुओं का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। और साथ ही मैं बता दूं, एलेक्जेंड्राइट असाध्य बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। बड़े से बड़े असाध्य रोगों वाले व्यक्ति को एलेक्जेंड्राइट रत्न पहनना चाहिए। हाँ, ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। मैंने कम से कम 10, 20, 50 लोगों को तो पहनाया ही है, हमने बताया है और पहनाया है। और मैं ये कहता हूँ कि श्रद्धा हो, विश्वास हो, आपको पैसा हो और आपकी लगन हो और आपको आगे बढ़ने की तमन्ना हो, तो मैं कहता हूँ कि आइए, मैं एलेक्जेंड्राइट देता हूँ सर्टिफाइड रत्न के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, उसी के नक्षत्र में बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके मैं धारण करवाऊँगा। क्यों नहीं फ़ायदा होगा? बिल्कुल। और वैसे भी अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपके मन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप अगर दिल से मानेंगे तो मुझे लगता है वो चीज़ें ज़रूर दिल से माना ही चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये रत्न मैं पहनता हूँ, पिछले 5 सालों से मैं पहन रहा हूँ। इससे मेरे अंदर एक अलग एनर्जी बनी रहती है। आज जो भी हमारी उम्र भगवान ने दिया है, 69 रनिंग चल रही है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को बचपना ही समझता हूँ, बचपन की भाषा में समझता हूँ। तो ये रत्न है तो हमारे अंदर ऊर्जा है। रत्न में से जो ऊर्जा निकलती है वो आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करती है। आपके हाथ पर एक पत्थर रख दिया जाए और एक हाथ पर रत्न रख दिया जाए, तो पत्थर को आप फेंक देंगे, रत्न को रखे रहेंगे, देखेंगे, क्योंकि उस रत्न के अंदर से ऐसी आभा निकल रही है जो आपको प्रभावित कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोगों की कुंडली देखते हैं जी, तो आप उनके भविष्य को लेकर जब उनसे बातें करते हैं, तो अगर कोई संकट उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो भविष्य देखने के साथ साथ क्या उस संकट को दूर कैसे किया जाए, इसको लेकर भी आप रेमेडीज हाँ, मैं उपाय बताता हूँ, उपाय भी बताता हूँ, पूजा पाठ भी करवाता हूँ उनका। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि इस व्यक्ति के साथ, जैसे जनरल बात मैं करता हूँ आपसे, एक पहले एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर सर दर्द कर रहा है तो आपको डॉक्टर क्या दे देगा? क्रोसिन, एनासिन, या जो सर दर्द की दवा है वो दे देगा। लेकिन अगर वहीं कहीं कोई बड़ी बीमारी है जिसके कारण आपका सर दर्द रेगुलर हो रहा है, तो उस बड़ी बीमारी का उपचार करेगा। उसी तरह से जन्म कुंडली से ये भाव से पता चल जाता है कि जन्म कुंडली में किस कारण से आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हुआ है, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं या आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसको देख करके हम उसकी पूजा पाठ भी करवाते हैं, उसका उपाय भी देते हैं।
यंत्र भी देता हूँ, रत्न भी देता हूँ, मंत्र भी देता हूँ। और अगर व्यक्ति बिल्कुल सक्षम नहीं है तो उसे वनस्पति का उपाय भी देता हूँ कि पेड़ों को जल तो दे सकते हो, पेड़ों की वनस्पति ला करके अपने गले में पहन तो सकते हो। यानी कोई छोटे छोटे उपाय भी छोटे आप छोटे लोगों उपाय को मेरे या रोज घर पे भी आप कर यूट्यूब सकते पे रहते हैं। मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर RAH सोनी। मैं उस पर उपाय भी बताता हूँ, मेरे शॉर्ट्स भी रहते हैं। यानी अगर किसी के पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंडीशन इंसान नहीं है तो कोई भी आप- बात नहीं। मैं देखिए, दुनिया में हर आदमी अमीर नहीं है और दुखी व्यक्ति ही मेरे पास आता है। बिल्कुल एग्री। तो दुखी व्यक्ति आता है तो उसके दुख को पहले मेरा सुनना कर्तव्य है, और उसकी स्थिति अगर अच्छी है तो वो खर्च करना चाहता है तो करे, नहीं तो या तो दुआ से काम चलाए, फूंक झाड़ फूंक से उसका सर दर्द दूर होता है तो ठीक है, नहीं तो दवा ले, नहीं तो ऑपरेशन करवाए। तीनों प्रक्रियाएं हैं दुनिया में। यानी आप तीनों पर आप काम तीनों करते पर मैं हैं। काम करता अच्छा, अब आखिरी सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ती हूँ। हज़ारों कुंडलियाँ आप अभी तक लोगों की देख चुके हैं और हज़ारों जिंदगियाँ आप अभी समझ चुके हैं। ये जो अभी तक का पूरा आपका सफ़र रहा है, इसमें इंसान के साथ साथ जब आप उसकी किस्मत के बारे में भी जानते हैं तो सबसे बड़ा सच आपने अभी तक इस पूरे सफ़र में क्या जाना जो शायद अभी तक आपको भी नहीं पता था? देखिए, सबसे बड़ा सच तो यह है कि कुछ लोग ऐसे आए जिनकी कुंडली में राजयोग है और वह व्यक्ति बहुत ही गरीब, निर्धन और लाचार होकर के घूम रहा है। मतलब जितना ही बुद्धिमान उतना ही निर्धन और लाचार मैंने देखा है। और किसी किसी की कुंडली में मैंने देखा है कि महादरिद्र योग है और वो आदमी राजा बन करके घूम रहा है। ये आश्चर्य की बात है, और आश्चर्य की बात होनी भी चाहिए कि जन्म कुंडली जिसका मैं विश्लेषण करता हूँ उसमें अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसा क्यों? तो इसका मतलब है कि किसी गुरु का वरदान उसके ऊपर है, किसी गुरु का वरद हस्त है, पूजा पाठ के कारण उसने अपने प्रारब्ध को बदला है, या प्रारब्ध में जो पूर्व जन्म का था वो खींच करके लाया है पूजा पाठ के हिसाब से। तो उसे धर्म कर्म के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि फलत कपालम नत भूपालम। किसी के भाग्य में, किसी के कपाल, इसको कपाल कहते हैं, कपाल में भाग्य रूपी फल लगता है किसी किसी को। नत भूपालम, न तो राजा के भाग्य कपाल में लगता है, न ही विद्या न ही बाहुबलम। जिसके पास विद्या हो उसके कपाल में भी नहीं लगता, और बाहुबल जिसके पास है उसमें भी नहीं लगता। क्योंकि आपने बाहुबलियों को देखा होगा, बड़े कुश्ती लड़े, बड़े पहलवानी किए, लेकिन लास्ट में जाकर के किसी के यहाँ खड़े होकर के वो किसी के सुरक्षा रक्षक बने हुए हैं, गार्ड बने हुए हैं, कुछ ये करें। और बड़े बड़े जो ना पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई उन्होंने नहीं की है, लेकिन उनके यहाँ डिग्री धारक, जिनके पास डिग्रियाँ हैं, वो जाकर के उनके यहाँ लाइन लगाए हुए कि मुझे नौकरी दे दो। अगर डिग्रियों से, अगर विद्या से राजा बनना होता तो बन गए होते। और राजाओं को हमने ज़मीन पर आते देखा है, क्योंकि ग्रह हैं राजा जगत के, सकल जीव है दास। राजा को पैदल करे और रंक चढ़े गजराज। ग्रहों के हिसाब से जीवन की सत्ता चलती है, व्यक्तियों की ज़िंदगी की सत्ता चलती है। और ग्रह राजा हैं जगत के, उनकी पूजा करके आप अपने जीवन को बना सकते हैं। ग्रह ही राजा को रंक बनाते हैं और राजा रंक को राजा बनाते हैं। इस तरह से ज़िंदगी में अपने विषय में देखिए, व्यक्ति को मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि व्यक्ति को अपने विषय में अध्ययन करना चाहिए। उसकी जन्म कुंडली हो न हो, उसको खुद को अध्ययन करना चाहिए अपने बारे में कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं क्या। अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो उसको किसी विशेषज्ञ से, यानी ज्योतिषी विद्वान ज्योतिषी से, विद्वान गुरु से उसे सजेशन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, और उसको अपने जीवन में क्या रुकावट आ रही है उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी बातें आज आपने हमारे दर्शकों को बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाला। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे दर्शकों को। और एक बात इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा एक चैनल है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोलॉजर RH सोनी, और इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है एस्ट्रोलॉजर RH सोनी के नाम से। अगर कोई संपर्क करना चाहता हो तो उसके ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं, या रत्न रुद्राक्ष लेने के लिए भी अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो वो कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, तो देखिए, बहुत बहुत आशीर्वाद।
आज ऐसी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है हमारी कुंडली से रिलेटेड, या फिर आपकी ज़िंदगी में जब कोई संकट आ जाता है तो उसके पीछे कैसे ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं। जब आप काल सर्प दोष की बात करते हैं, मांगलिक दोष की बात करते हैं, तो क्या सच में ये सब चीज़ें इतनी डरावनी होती हैं जितना आपको बताया जाता है? और यही हमारा उद्देश्य था कि कम से कम आपको ये सारी चीज़ें पता ज़रूर चले।